हेलो दोस्तों, दूसरी वीडियो है आज एंड स्वागत है आपका। और आज भी कल हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और बहुत ही बढ़िया 30 क्वेश्चन थे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आप रेलवे का भी कवर हो जाता है, एमटीएस वगैरह सारे जिस एग्ज़ाम में जीके आती है वो सारे एसएससी लेवल के सब इसमें कवर हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं, जो 30 क्वेश्चन हमने कल किए थे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, टोटली प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उनको एनालिसिस करके अच्छे क्वेश्चन निकाले गए हैं और करंट अफेयर्स को साइड किया गया है। सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चन से हमने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। एंड आज के भी लगभग 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है प्रॉपर, प्लस उनके अंदर कई सारे टॉपिक हम उनसे रिलेटेड ही, सेम क्वेश्चन से रिलेटेड ही मल्टीपल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन लाइक 40 है बट वो 80 प्लस हो जाएंगे आराम से, आप देखते रहिएगा किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मेरी जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ एक बार ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मेरा प्लान ये है कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा एक एक रोज़ एक टॉपिक को पिक करेंगे। कभी आरबीआई हो गया तो कभी हम लाइक इलेक्शन पे कर सकते हैं, कभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पे कर सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक जीके के हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और सैटरडे संडे उनके सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, एकदम अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी डेफिनेटली। तो आप मुझे एक बार ही बता दीजिएगा अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए या फिर आप साथ में नोट्स कर रहे हैं, आप मेरे को साथ में बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो बैसाखी मनाई जाती है, जो एक सिखिज़म का एक फेस्टिवल है, बैसाखी मनाई जाती है, वो क्यों मनाई जाती है, क्वेश्चन ये था। तो सिखिज़म में जो खालसा पंथ है, जो कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का जब फॉर्मेशन किया तो उस दिन को ही लाइक ये अपना बैसाखी मनाया जाता है। खालसा पंथ का जो फॉर्मेशन हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1969 को हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है और ये सीजीएल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स हम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। और डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आया था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड का सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो यूएसए का है। वर्ल्ड का सबसे न्यूवेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो नेपाल का है। प्लीज़ ये 3 पॉइंट आप नोट कीजिएगा, और मैं जब पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये 3 पॉइंट आपको नई पीडीएफ में डेफिनेटली मैं ऐड करके ही देने वाला हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 पार्ट्स हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, उनके अंदर आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है और फिर पार्ट थर्ड आता है। तो पार्ट थर्ड जो है उसमें हमें फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड का नाम है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी कि 12 टू 35 डिस्कस करी गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 पार्ट थ्री के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर डिस्कस करे गए हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे हमारे जो पब्लिक को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, हमारे कानूनी अधिकार जो हमें दिए गए हैं, मूल अधिकार जिसे कह सकते हैं हम, तो वो हमारे पास 6 अधिकार हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 6 अधिकार है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि 1895 में फर्स्ट टाइम जब हमारा फंडामेंटल राइट की ना डिमांड रखी गई थी, 1895, देखिए ये ब्रिटिश टाइम की बात चल रही है। और उस टाइम उस बिल को, उस टाइम जो बिल लाया गया था पास करने के लिए, उस बिल को दिया गया था स्वराज बिल, उसको कहा गया था 1895। ठीक है, तो ये एक एड ऑन पॉइंट है जिसको आप जस्ट एक याद रख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा राइट आता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 आता है हमारा। ठीक है, दूसरा राइट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर भी फ्रीडम जो दिए गए हैं वो भी अलग से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम है 19 टू 21। कौन कौन से फ्रीडम है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। और अगला राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देखिए इनको अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ना, तो इक्वालिटी क्या है। अगर आप किसी शॉप पे जाकर कुछ परचेज कर सकते हैं ना, तो कोई और भी कर सकता है। और इंडिया के जितने भी सिटीज़न है ना, हर किसी को ये अधिकार है कि वो ये काम कर सकते हैं। अगर आप कहीं और जाकर अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इंडिया के पूरे
जितने भी सिटीज़न हैं सबको ये अधिकार है कि ये काम कर सकते हैं। अगर हर चीज़ का राइट इक्वल रहेगा, ऐसा नहीं कि ये मैन है, ये छोटा है, ये बड़ा है, या फिर ऐसे कुछ भी नहीं होता। पूरी इक्वालिटी जो लीगल टर्म्स होती है उनके बिहाफ पे पूरी इक्वालिटी हर किसी के लिए बराबर होती है। कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, कोई गरीब है छोटा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए राइट टू इक्वालिटी दी गई है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होना तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। इस तरह से राइट्स को यूज़ भी किया जाता है। अगर राइट टू फ्रीडम की मैं बात करूं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक राइट है हमारा। अगर मुझे रोका जा रहा है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर ये बात नहीं बोल सकते, बात सिर्फ वो नहीं बोला जाता जिससे हमारे देश के खिलाफ बोलोगे, या फिर ऐसी कोई बात हो जिससे हमारे देश के जो सोवरेनिटी होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको ही उल्टा केस हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल से अगर आप अपनी कोई डिमांड रख रहे हैं, राइट टू स्पीच, आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपको ये राइट के तहत बोलना दिया जाएगा, चाहे आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो। बट लीगल टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ये भी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आप कहीं पर भी अपने किसी भी धर्म को अपना सकते हो। ऐसा कोई भी नहीं है कि अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए तो आपको हिंदू ही बनना होगा। आप चाहो तो आप अपना धर्म चेंज कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये डिपेंड आप पे करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपको एजुकेशन की राइट है, ठीक है। आपको अपने कल्चर, जैसे सपोज दैट किसी के कल्चर में अगर ऐसा है कि आपको सुबह शाम को दिया घर के बाहर जलाना है, जलाते हैं आपके कल्चर में, तो आपकी मर्जी, आपका कल्चर अगर ऐसा करता है आप कर सकते हो, लेकिन आपके अपने एरिया में कर सकते हो ना। तो आप अपने कल्चर से रिलेटेड जो भी काम आपके होते हैं वो कर सकते हो, लेकिन एक दायरे में होता है सारा काम। तो आप कैसे भी कल्चर को अपना सकते हो, ये आपका राइट है। आप किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हो, राइट, ये कल्चर के ही अंदर आएगा, है ना। क्योंकि अगर किसी का ट्रेडिशन कहता है कि हम सिर्फ साड़ी ही पहनते हैं ऐसे फेस्टिवल पे, तो आप साड़ी ही पहनोगे, अगर कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आपने क्यों पहना है, ऐसा कुछ है ना। तो वो हमारे राइट के अंदर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके अंदर 5 रिट्स आते हैं, ठीक है। तो वो भी फिर कभी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। राइट टू फ्रीडम एंड रिट्स वाला अगला टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। क्योंकि ये फिर इसी में ही काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी तो लंबा खिंच जाएगा बहुत, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य पे, ठीक है। एंड बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर विच रूलर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने किस रूलर को डिफीट किया था, फिर अपना इस्टेब्लिश किया अपना मौर्यन एम्पायर, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो सिंपल सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य एक लाइक कोई राजा नहीं थे, कोई राजा के बेटे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, एक आम आदमी, एक गरीब बच्चा थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो इनके गुरु बने बाद में जाकर, चाणक्य जिन्हें हम कहते हैं, तो गुरु चाणक्य ने क्या किया, उनकी धनानंद, जो कि नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, इनसे इनकी बहस हो गई थी, किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो चाणक्य जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे थ्रोन से हटा के एक नया एम्पायर स्टैब्लिश करूंगा। तो चाणक्य ने क्या किया, एक बच्चे को, एक गरीब बच्चे को रोड से उठाया, उसको ट्रेन किया और आगे जाके उसको धनानंद के खिलाफ खड़ा किया। फिर ये बच्चा जीत गया और उसने इस्टेब्लिश किया मौर्यन एम्पायर, और वही बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी ये है। और फिर जाके ये जब इन्होंने धनानंद को हटाया तो धनानंद नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए उनके बेटे बिंदुसार, फिर उनके बेटे द ग्रेट अशोका, हम सब जानते ही हैं। उनके बाद लास्ट रूलर और आई थिंक 9th रूलर हैं ये तो मौर्यन डायनेस्टी के, वो है बृहद्रथ, ठीक है। तो ये लास्ट रूलर थे बृहद्रथ। यहाँ तक अपनी मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य से बृहद्रथ। ये 4 इंपॉर्टेंट राजा है जो अक्सर क्वेश्चन में देखे गए हैं। इनके अलावा मौर्यन एम्पायर से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को, लिमिटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट यहाँ से हुई, ख़त्म कैसे होती है। तो बृहद्रथ के जो आर्मी जनरल थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया, अपने ही राजा को यानी कि बृहद्रथ को असैसिनेट किया और अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी थी, शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हुई। और मगध में पहले ब्राह्मण, देखिए अक्सर जो राजा हुआ करते थे वो क्षत्रिय क्लैन से होते थे, लेकिन ये ब्राह्मण क्लैन से थे, तो ये पहले ब्राह्मण हैं जो राजा बने पूरे मगध में, ठीक है।
तो इनकी कैपिटल जो थी वो विदिशा थी, ठीक है। तो ये हमारे पुष्यमित्र शुंगा के बारे में है। ये आर्मी जनरल थे बृहद्रथ के, और उन्होंने उनको मारा और अपनी नई डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। ये ब्राह्मण क्लैन से थे, ये भी एक पॉइंट है जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद पॉइंट आता है कि जो मौर्यन एम्पायर था पूरा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का, बेसिकली उसकी टाइम की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो टाइम पीरियड है, उस टाइम की डिटेल हमें मिली कहाँ से, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो उनके गुरु थे चाणक्य, तो वो एक गुरु थे, उनका उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको आपने कई बार सुना भी होगा। बुक का नाम है अर्थशास्त्रा। यहाँ पे हमें पता चलता है मौर्यन डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किस तरह से राजा रूल कर रहा है, किस तरह से राजा और पब्लिक का क्या कनेक्शन है, किस तरह से वहाँ काम चल रहा है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी डिटेल आपको अर्थशास्त्र के अंदर मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पूरे किंगडम की, तो मेगास्थनीज एक फॉरेनर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आए थे, और उन्होंने एक बुक लिखी इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी इंडिका। इंडिका में पूरी किंगडम के बारे में, लगभग पूरे किंगडम के बारे में ये बताते हैं, कौन यहाँ आया, क्या ऐसा हो रहा है पूरे किंगडम में, कहाँ तक इनकी टेरिटरी है, कैसा कैसा चल रहा है, सारी डिटेल हमें इंडिका से मिलती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो वो देखने को मिला है अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद क्वेश्चन आता है, सिक्स्थ क्वेश्चन, जो उनके ग्रैंड सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोका अशोका ठीक है। तो अशोका द ग्रेट, इनसे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो ये है, सांची स्तूपा आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में, ये इन्होंने बनाया था। और महाबोधि टेम्पल बिहार में भी इन्होंने बनाया था। इन्होंने और भी कई सारे लाइक रॉक एडिक्ट और ये सब बनवाए थे, लिखवाए थे जगह जगह पे। लाइक पहले के टाइम पे प्रमोशन, आज भी जो एडवर्टाइजमेंट होती है तो पोस्टर लगते हैं, लेकिन पहले अगर बड़े एरिया में किसी गांव में किसी को कुछ बताना होता था, या तो लाइक चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, या फिर कहीं बड़ी जगह पे कुछ लिख देते थे। तो उस तरह से अशोका ने बहुत करवाए हैं, बहुत चीज़ें लिखवाई थी। और उनका जो पर्पस था लिखवाने का, वो होता था बुद्धिज़्म को प्रमोट करने का, ठीक है। जब कलिंगा में कलिंग वॉर जब हुई, कलिंग में जब वॉर ख़त्म हुई, तो अशोका ने लाइक धमा अपनाया था। एक ये पॉइंट याद रखिएगा, धमा, ठीक है। धमा अपनाया था। धमा मतलब कि बुद्धिज़्म उन्होंने बेसिकली अपनाया था, जहाँ पर वो धर्म की ओर चल पड़े, है ना। उससे पहले वो ग्रेट किंग थे, बहुत उन्होंने लाइक लड़ाइयाँ लड़ी थी, जीते थे लाखों में वहाँ पर। लाइक बॉडीज़ थी, तो उनको देख कर, इतना खून देख कर उनका लाइक चेंज हो गया माइंड, और उन्होंने धम्मा एक्सेप्ट किया, ठीक है। धम्मा मतलब धर्म कह सकते हैं आप बुद्धिज़्म में। तो बुद्धिज़्म उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म को प्रमोट करने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को भी, जिनका नाम महेंद्र है लड़का, और उनकी लड़की भी थी, नाम याद नहीं आ रहा, उनको श्रीलंका भेजा धम्मा का प्रमोशन के लिए। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि लाइक बुद्धिज़्म का प्रमोट सबसे ज़्यादा किस टाइम पे, किस किंग के अंडर हुआ, तो वो अशोका ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, थोड़ा साइंस से रिलेटेड है। चीज़ जो होता है वो एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड है। देखिए कितना कितना टिपिकल पॉइंट, कितना थोड़ा घुमाने वाला पॉइंट है। लिक्विड इन सॉलिड, देखिए होता वो लिक्विड होता है, लेकिन फॉर्म उसकी सॉलिड होती है ना। तो इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे बटर हो गया, जेल हो गया। जेल भी आपने देखा होगा, बटर भी आपने देखा होगा, होता वो लिक्विड है लेकिन सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन देखा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ऑप्शन थे, उसमें चीज़ आंसर था, ठीक है। इमेज, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, और आप डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर जो भी इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको आंसर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेज भी मैंने यहाँ पर आज ऐड किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी देखे गए हैं। कारगिल दिवस मैंने मल्टीपल टाइम भी देखा है, ठीक है। एंड कारगिल विजय दिवस, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना जैन से लेकर अभी देखिए, अगर हमारा CGL का एग्ज़ाम अक्टूबर में बताया जा रहा है, सितंबर एंड और अक्टूबर में, तो एटलीस्ट जुलाई और अगस्त तक आपका एक क्वेश्चन पेपर बन के तैयार हो जाता है। तो जैन से लेकर जुलाई एंड तक मैंने कुछ कुछ लिमिटेड इंपॉर्टेंट डेज लिख दे, ताकि कोई एग्जामिनर इसके आसपास का क्वेश्चन पेपर बना भी रहा तो उसके दिमाग में होगा कि ये डेज अभी रिसेंटली चल रहा है, तो इसको देख सकते हैं, है ना। तो NRI डे 9 जनवरी, जिसे प्रवासी दिवस कहा गया है, कहते हैं, ठीक है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे,
एंड उसके नीचे है 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, एंड 26 जुलाई को, प्लीज़ याद रखिएगा, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। 1999 इसकी ईयर भी है, तो ये ध्यान में रखें। कारगिल जब हमारी बैटल हुई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, युद्ध एंड हो गया था, एंड 26 जुलाई को हम विजय हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पारसी कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है जिसे आप पटेती कहते हैं, ठीक है। ये तो फेस्टिवल आते रहते हैं, और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डांस फॉर्म लाइक क्लासिकल डांस, फोक डांस, म्यूजिक, ये सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो फेस्टिवल भी थोड़े थोड़े मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो पारसी कम्युनिटी का फेस्टिवल पटेती नाम से है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी का जो फेस्टिवल होता है, बुद्धिस्ट में जो फेस्टिवल देखा होगा आपने, वो है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है बुद्धिज़्म में, क्योंकि जो गौतम बुद्धा थे उनका बर्थ, उनको एनलाइटमेंट मतलब उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उनको जो डेथ या फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन बुद्धिज़्म। सिख में हम देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, एक ये प्रकाश उत्सव है, बैसाखी है, और गुरु पर्व है। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों है। बैसाखी अभी हमने देखा क्योंकि खालसा पंथ की इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में, एंड बाकी गुरु पर्व और प्रकाश उत्सव। जैन में आप देख सकते हो, थोड़े नाम कोई ऐसे टफ नहीं है, आप याद आराम से कर सकते हो, ठीक है। बट आप जहाँ जहाँ पीछे पर्व पर्व करके देखोगे ना, तो ये आपको जैनिज़्म से रिलेटेड ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है पर्युषण पर्व, ठीक है। जन्म कल्याणक कलानायक, सॉरी, जन्म कलनायक, ठीक है। अष्टा अष्टानिका पर्व और नंदीश्वर पर्व, ठीक है। तो ये पर्व वाले आपको जैनिज्म में देखने को मिलेंगे, आप डायरेक्टली इनको याद कर सकते हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की नीड नहीं है, ठीक है। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, होना चाहिए, क्योंकि कल भी हमने 4 केमिकल फॉर्मूलेस लिखे थे, तो आज मार्बल का भी लिख दिया, CaCO3, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की भी मैं बात करता हूँ, पर्सनैलिटी, पर्सन, ठीक है। और इनको पॉइंट करने का रीज़न ये है क्योंकि सारे क्वेश्चन मिक्स में इसलिए करके दे रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो। अगर आपने नहीं पढ़ा और आप चाहते एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने का, तो मैं हिस्ट्री को स्टार्ट कर सकता हूँ, एकदम स्टोन एज से लेकर अभी तक, हम इंडिपेंडेंट तक पूरी हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो EV रामास्वामी नाइकर, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे BR अम्बेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपने, ट्रस्ट में, अगर आपने कभी भी मॉक वगैरह दिए होंगे ना, तो अगर आपने 10 मॉक भी दिए होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपने ये क्वेश्चन देख ही लिया होगा अभी तक, ठीक है, या फिर कहीं सॉल्यूशन में, या फिर कहीं पढ़ा होगा। बट ये क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम देखा है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये ओनली जो मेन मेजर लीडर थे उनमें से ओनली पर्सन है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, जो कि आई गेस लंदन में हुई थी, तो तीनों के तीनों अटेंड करी थी। 1930 से लेकर 32 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पर मेनली गांधी जी को और बड़े लीडर्स को बुलाया गया था, लेकिन ये गए थे और इन्होंने तीनों के तीनों अटेंड करी थी, ठीक है। इनके साथ मैंने लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन देखा था कि इनके साथ कौन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, तो वो है तेज बहादुर सप्रू, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का कल हमने क्वेश्चन देखा था कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो अभी भी मैंने इसको ऐड ऑन कर ही दिया है, बुक वॉज गुलामगिरी, ठीक है। एंड ज्योतिबा फुले ने एक जो फॉर्मेशन किया था वो था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज का फॉर्मेशन किया था ज्योतिबा फुले ने। एनी बेसेंट होम रूल लीग का इन्होंने लाइक स्टार्ट किया था, एंड ये फर्स्ट वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, INC, फर्स्ट वुमेन है जो कि INC के प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद सरोजनी नायडू, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, पहला पॉइंट तो सरोजनी नायडू के लिए ये है कि ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा गया है, जैसे गांधी जी को महात्मा बोला गया था या फिर फादर ऑफ नेशन कहा गया है, उसी तरह से सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सेम सेम हो रहा है, नहीं,
क्योंकि ये जो एनी बेसेंट थी ये इंडियन नहीं थी, आई गेस ये आयरिश थी। एंड जो सरोजिनी नायडू है वो फर्स्ट इंडियन है, तो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी जो है वो है सरोजिनी नायडू। बट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी है वो है एनी बेसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी पे है। इन्होंने अपना नेशनल एंथम लिखा था, ठीक है, जनगण मन, प्लस इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा था, अमर सोना बांग्ला। ठीक है, तो अमर सोनर बांग्ला, बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इकलौते नॉन यूरोपियन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में इन 1930। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं नोट कर लेना चाहिए आपको ये पॉइंट। ठीक है, तो ओनली नॉन यूरोपियन, इससे पहले सारे यूरोपियंस को ही मिला था, लेकिन ओनली नॉन यूरोपियन है, फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला था 1913 में। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम गाया गया था कलकत्ता सेशन में। तो आईएनसी के कई सारे सेशन हुए थे। आईएनसी के सेशन कौन कौन से थे, कहाँ पर थे, कितने हुए, कौन प्रेसिडेंसी कर रहा था उस टाइम पे, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि 1911 का जो सेशन था उसमें पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था। ठीक है, एंड जो नेशनल एंथम है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 इंडिपेंडेंट होने के बाद। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ फेस्टिवल के बारे में बात कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जो ये देख सकते हैं आप, पुथांडु एक न्यू ईयर ईव है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु के, जैसे हमारा न्यू ईयर पे क्या कहते हैं, न्यू ईयर ही होता है ना। तो तमिलनाडु का जो न्यू ईयर जब हम वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं तो उसको पुथांडु नेम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये आई गेस 1 जनवरी वाला न्यू ईयर नहीं होगा, ये जो अप्रैल में हिंदू कैलेंडर के बेस पे न्यू ईयर होता है ये वो वाला न्यू ईयर होगा। पोंगल जो है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे कि जैसे क्रॉप्स जो होती हैं उनकी कटाई या फिर उनकी जो बोना होता है उस टाइम पे, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये तमिलनाडु श्रीलंका में, जहाँ पर तमिल स्पीकिंग पीपल होते हैं। जनवरी के मंथ में मनाया जाता है। उगाड़ी न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, तो वही अप्रैल वाला न्यू ईयर होगा ये, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका में उगाड़ी कहा जाता है। ओणम, ओणम जो है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का, और सहरुल एक फेस्टिवल है झारखंड का। ठीक है, तो फेस्टिवल सबसे ज़्यादा इस तरह के जो होते हैं वो मोस्टली हार्वेस्ट फेस्टिवल ही आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, सॉइल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आज इसके बहुत छोटे और बहुत इफेक्टिव जितने क्वेश्चन आ सकते हैं ना उतने नोट्स आपके लिए इनफ है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 सॉइल और होते हैं जैसे सॉल्टी वगैरह वगैरह। सॉल्टी हो गया एंड सलाइन हो गया, तो एक दो और है, ज़्यादा नहीं है, तो उनको मैंने लिखा नहीं है। बट मेन जो क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है वो यही है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। ठीक है, डेजर्ट सॉइल का भी मैंने देखा था, तो मैं आपको पहले ने एक्सप्लेन कर देता हूँ। एलुवियल सॉइल जो होता है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है इंडिया का। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल इंडिया का है, लेकिन ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, ये इंडो गंगा रिवर, जो इंडो गंगा है और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है वहाँ पर। जैसे अगर ये गंगा रिवर बह रही है तो इसके आजू बाजू का जो एरिया है वो प्लेन्स कहते हैं इसे, है ना। तो इंडो गंगा रिवर या फिर गंगा रिवर का जो पूरा प्लेन्स है और ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा प्लेन्स है, उस एरिया में हमारा एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, क्या होती है, वीट, शुगर केन। कहाँ होती है सबसे ज़्यादा शुगर केन, कॉटन, टोबैको, ये सब इस सॉइल के लिए परफेक्ट लाइक खेती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ब्लैक सॉइल, फाउंड इन डेक्कन प्लेटू। ठीक है, पूरे डेक्कन प्लेटू जो हमारा महाराष्ट्र से ऊपर और ये अपना एमपी वाला पूरा रीजन है, पूरा डेक्कन रीजन है, वहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है, मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली होती है कॉटन, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से जो होती हैं सोयाबीन और पीनट्स। ठीक है, रेड सॉइल की अगर मैं बात करूँ तो ये सदर्न एंड ईस्टर्न इंडियन कोस्टल पे ही, ईस्टर्न इंडिया एरिया पे ही आपको देखने को मिलती है। ये इसमें लो इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिशन का थोड़ा इसमें कमी, न्यूट्रिएंट्स का थोड़ा कमी रहती है। तो यहाँ पर मिलेट, पल्सेस और ये ऑयल सीड वगैरह आपको देखने को मिलता है।
अगला आता है लेटराइट सॉइल, जो कि फाउंड इन कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन क्या है, इस तरह से हमारा इंडिया है तो जो भी पानी से टच वाला एरिया है वहाँ पर ये सॉइल देखने को मिलता है, लेटराइट सॉइल। ठीक है, ये इसमें फर्टिलिटी की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोस्टल रीजन में जो समुद्री पानी होता है, जो सेलाइन वाटर होता है, वो आकर फर्टिलिटी कम कर देता है। ठीक है, तो ये जो सॉइल है ये मोस्टली यूज़ होता है माइनिंग के लिए, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा खेती नहीं की जा सकती क्योंकि सलाइन वाटर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, तो इसमें फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, डेजर्ट सॉइल, अब आप डेजर्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि डेजर्ट सॉइल है, इसमें डेफिनेटली हमें मॉइस्चर की कमी देखने को मिलेगी, है ना। इनफर्टाइल सॉइल तो है ही है, बिल्कुल रहेगा, इनफर्टाइल सॉइल रहेगा। और क्योंकि पानी उसको प्रॉपर मिल नहीं रहा, ये सब की कमी रहेगी उसको, तो फर्टिलिटी वहाँ पर होगी कहाँ से? तो यहाँ पर जो बोया जाता है कॉमनली, जो नॉर्मली वहाँ पर उग सकते हैं, वो है बार्ले, कॉटन, व्हीट, मिलेट्स। मिलेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा, ये एक अलग से क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेट्स कौन से स्टेट में पाया जाता है? दैट इज़ राजस्थान। एंड राजस्थान में आप देख सकते हैं डेजर्ट सॉइल की कमी नहीं है। ठीक है, मेज एंड पल्सेस। ठीक है, तो मिलेट्स का वाला जो मैंने पॉइंट बताया है, इसको भी आप कहीं पे अलग से नोट कर सकते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर, राजा राम मोहन रॉय पे इन्होंने आत्मीय समाज का फाउंडेशन किया था, आत्मीय समाज को इनका उद्घाटन किया था। ठीक है, आत्मीय सभा को। ठीक है, तो सभा, समाज, ये सब किस लिए बनाई गई थी? आज जैसे कि अगर हमें कोई कैंपेन चलाना है, सपोज दैट कि स्टूडेंट लोगों को वैकेंसी कम मिल रही है, मान लो अगर एसएससी 1000 वैकेंसी डालता या फिर 500 वैकेंसी डालता, तो क्या होता, सारे स्टूडेंट और टीचर मिलके कैंपेन चलाते ट्विटर पे, ये वो सुधरने देते, ये सब करते हैं ना। उस टाइम पे ट्विटर तो था नहीं, तो लोग जो मेजर लीडर हुआ करते थे, जिनको लोग फॉलो करते थे, तो वो उस तरह से सभा बनाते थे, एक ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया काइंड ऑफ, जैसे आज के टाइम पे एक ग्रुप बना दिया और चीज़ों को डिस्कस करते थे कि इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, है ना। तो उस तरह से पहले सभा वगैरह बनाई जाती थी, तो राजा राम मोहन जी ने आत्मीय सभा बनाई थी। ठीक है, अगला पॉइंट इंडस रिवर पे है। इंडस रिवर जो है, देखिए कुछ रिवर मैंने ऐड करी है एंड मैं आपको बताता हूँ, 4 रिवर मैंने ऐड करी है, 4 इंडिया की टॉप 4 रिवर मैंने ऐड करी है। इनके बारे में और भी डिटेल है, कौन सी लंबी है, क्या है क्या नहीं है, पूरी रिवर्स की अलग वीडियो मैं बना सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा मेन मेन चीज़ इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इंडस रिवर जो है वो मानसरोवर लेक से आती है, जो कि तिब्बत के अंदर है। ठीक है, एंड जो ये जाके कहाँ पर पानी अपना छोड़ती है सारा का सारा? अरेबियन सी में। इंडिया, पाकिस्तान, अरेबियन सी सीधा। ठीक है, इसकी जो मेजर लाइक ट्रिब्यूसरीज होती हैं वो कौन सी है? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। सतलुज सबसे ज़्यादा पानी इसमें डालती है। जो ग्रीन कलर से मैंने बॉक्स बनाए हैं वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इनकी ट्रिब्यूशरीज। ठीक है, फिर आती है गंगा रिवर। गंगा रिवर देव प्रयाग से, देखिए गंगा रिवर के दो सोर्स माने जाते हैं, एक तो हमारा ऊपर माना जाता है जहाँ से गोमुख जिसे हम कहते हैं, बट वहाँ से हमारी डायरेक्टली गंगा रिवर नहीं आती, वहाँ से हमारी भागीरथी आती है। भागीरथी आती है, अगर ये गौमुख है तो यहाँ से भागीरथी आती है, और यहाँ से दूसरी साइड से सतोपन से अलकनंदा आती है। तो ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है। ये एक स्पॉट पे दोनों जाके मिलते हैं जिसे हम देव प्रयाग कहते हैं, और यहाँ से गंगा एक्चुअली स्टार्ट होती है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, आई आई गेस दोनों चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये उत्तरकाशी में, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो वहाँ से जब ये दोनों अलग अलग एरिया से, अलग अलग टेरेन से घूमते हुए आती है, पहाड़ों के बीच में से आती हैं, तो ये आके मिलती है टिहरी के देवप्रयाग एरिया में। ठीक है, तो देवप्रयाग में जब ये दोनों मिलती है तब ये पूरा पानी जो आगे बढ़ता है उसको गंगा बोला गया है। ठीक है, उसको गंगा माना जाता है। ठीक है, तो दोनों उत्तराखंड से ही पैदा होती है, और जो गंगा रिवर है वो आती उत्तराखंड से ही है, स्टार्टिंग उत्तराखंड से ही उनकी होती है। तो माना जाता है देव प्रयाग से बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी सारा छोड़ देती है। यमुना रिवर जो कि, अच्छा ठीक है, ये उत्तरकाशी नहीं है, ये चमोली है, और यमुना आती है उत्तरकाशी में। ठीक है, एंड यमुना रिवर जो है वो भी उत्तराखंड से ही आकर यूपी में आकर गंगा से मिलती है। घाघरा रिवर जो है ये सबसे ज़्यादा पानी गंगा को लेकर गंगा के लिए लेकर आती है। उसके अलावा कोसी महानदी, सॉरी महानंदा एंड सोन जो रिवर है ये गंगा की अलग ट्रिब्यूशरीज हैं। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा एक ऐसी रिवर है जो कि
ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर। देखिए इस तरह से ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर मानसरोवर लेक है। मानसरोवर इस तरह से ये नेपाल है, ठीक है। यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और ये सेवन सिस्टर्स इधर हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है, जो कि तिब्बत के अंदर है भी, और इस तरह से यू टर्न लेती है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से यू टर्न लिया गया है तिब्बत से इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये यू टर्न हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर आके लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि किस प्लेस पे, कौन से स्टेट पे ब्रह्मपुत्र रिवर पहले एंटर करती है इंडिया में, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखा गया है ये वाला भी, ठीक है। तो वो वहाँ से मानसरोवर से आती है, और ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना सारा पानी डाल देती है। इनके जो मेजर ट्रिब्यूशरीज है वो है लोहित, देबांग, मानस। मानस अपना असम में है। तीस्ता, तीस्ता आई गेस ऊपर से ही आ रही है, ठीक है, सिक्किम से होते हुए ये भी वही ऊपर से ही आती है, ठीक है। विल कंफर्म दैट। एंड साबर, ये क्या है, साबरसिरी जो है, ये सबसे ज़्यादा पानी अपनी ब्रह्मपुत्रा को इंडिया में देती है। लास्ट, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के विंध्याचल रेंज से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है, जो कि गुजरात के नीचे है। तो वहाँ जाकर अपना सारा पानी डाल देती है। तवा, बारना, हेरन, कोलर, ये सब मेजर ट्रिब्यूशरीज है, और तवा सबसे ज़्यादा पानी अपनी नर्मदा को देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। टाइटेनियम है ये, ठीक है, टाइटेनियम लिखा हुआ है। टाइटेनियम इज़ यूज्ड फॉर बोट मेकिंग। क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो बोट जो बनती है, जो कि पानी में चलती है, आपको पता होगा, तो उसको बनाने के लिए अगर कोई मेटल यूज़ किया जाता है, दैट इज़ टाइटेनियम, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे कुछ केमिकल रीज़न हो सकता है, साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, मे बी लाइट वेट होगा, या फिर फ्लोट करने में हेल्प करता होगा, तो इसलिए बोट मेकिंग में आपका टाइटेनियम यूज़ होता है, ठीक है। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज एडिपोज टिश्यू, ठीक है। जो हमारे अंदर फैट स्टोर हो जाता है, वो इस नाम से हमारे अंदर स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री में आपको दिखेगा इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने सबसे पहले अरेबियन कॉइन्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। इल्तुतमिश कौन है, देखिए ये एक स्लेव डायनेस्टी का सेकंड रूलर है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, इस तरह से पूरे इनकी चल रहा था, ठीक है। तो इस पॉइंट में कोई इशू होगा तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा बाय द वे, बट ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। स्लेव डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था इंडिया पे, ये एक काइंड ऑफ लुटेरे ही थे। तो जब इंडिया पे इन्होंने अटैक किया, तो इनका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो कि उस समय आपको मैं इस पृथ्वीराज चौहान का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको आने वाले पॉइंट में बता दूंगा वो, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान से उनकी सबसे पहले बैटल हुई, जिसको बैटल ऑफ तराइन कहा गया है। बैटल ऑफ तराइन के बारे में मैं आपको इसमें तो मैंने ऐड नहीं किया है, बट आप रख सकते हो तराइन, तराइन 1 एंड तराइन 2, ठीक है। तराइन 1 एंड तराइन 2। तराइन 1 हुई थी 1191 है में, और ये हुआ था 1192 में। ईयर में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मैं कंफर्म कर दूंगा, बट यही है, ठीक है। इस बैटल में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और हेमू भी वहाँ पर एक रूलर थे, तो दोनों ने मिलकर गौरी को यहाँ से भगाया। अगली बैटल में क्या हुआ, अगले साल क्या हुआ, हेमू जो थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, गौरी के साथ मिल गए, और उन दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया। तो जब भी पृथ्वीराज चौहान हरा दिए गए हैं, तो इसके बाद तीसरा बैटल हुआ, आई थिंक वो खांडवा था या फिर कुछ भी था, मैं आपको उसका कंफर्म कर दूंगा। थर्ड बैटल ऑफ तराइन के बाद तीसरा बैटल भी हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान और हेमू के नहीं, हेमू नहीं, इनका नाम था, हाँ आई थिंक हेमू नाम था उनका, ठीक है। ठीक है, तो इनके बीच में जो बैटल हुई वो ठीक है, याद आ गया, थोड़ा सा मुझे करेक्ट कीजिएगा, वो हेमू नहीं है, वो था जयचंद, ठीक है, जयचंद नाम था उनका, ठीक है, जयचंद नाम था, और बैटल ऑफ चंदावर था वो, ठीक है, चंदावर। तो ये हुआ था 1193 में, जिसमें क्या हुआ अभी तक पहली बैटल में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ने मिलकर गौरी को भगा दिया, मार दिया, ठीक है, मारा नहीं है, गौरी भाग गया था, ठीक है, पर ये जीत गए थे। दूसरी बैटल में क्या हुआ, जयचंद ने धोखा दिया और गौरी के साथ मिल गए, तो यहाँ पर गौरी जीत गया,
ठीक है। तीसरी बार क्या हुआ, अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तो मर गए हैं, ठीक है, एंड गौरी पूरा इंडिया पे कब्जा करना चाह रहे थे अपने, तो उन्होंने जयचंद से भी कुछ बात करी होगी, तो ये नहीं माने, तो अब इनकी फाइट जयचंद के साथ हुई, दैट इज़ बैटल ऑफ चंदावर, जहाँ पर इन्होंने जयचंद को भी मार गिराया और अपना रूल स्टार्ट कर दिया। इन्होंने डायरेक्ट रूल नहीं किया बट अपनी आर्मी यहाँ पर छोड़ दी। जो इनके स्लेव थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इन्होंने यहाँ छोड़ दिया। स्लेव समझते हैं आप, है ना, अपने एकदम ही नौकर को यहाँ पर छोड़ दिया गया और बोला कि तुम यहाँ देख लो, हम बस लूटने आए थे, लूट लाट के वो अपना चले गए। ठीक है, तो अपने स्लेव को छोड़ दिया जिसका नाम था यहाँ पर आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने क्या किया, इसने डायनेस्टी स्टार्ट करी जो है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की ये पहली डायनेस्टी है जिसे हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था। इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रज़िया सुल्तान, ये पहली दिल्ली पे शासन करने वाली पहली वुमेन रूलर रही है जिसका नाम है रज़िया सुल्तान। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मेरे से एक बारी कमेंट करके पूछ लीजिएगा ज़रूर, या फिर भी आप गूगल भी कर सकते हैं, मेरे से भी कमेंट करके पूछ सकते हैं आने वाली वीडियोस में। मैं ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको एक कमेंट तो मुझे देना पड़ेगा, मैं ताकि कंफर्म हो जाऊं कि आपको पीडीएफ की नीड तो है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनत से भी बनाई है, और ये क्वेश्चन सीजीएल के ही हैं सारे, है ना, सीजीएल सीएचएसएल मिक्स क्वेश्चन हैं सारे, एमटीएस भी हो सकते हैं इसमें, और क्योंकि क्वेश्चन मिक्स होकर ही आते हैं एग्जाम में, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। देखिए, अरुणिमा सिन्हा जो है एक वुमेन है जो कि फर्स्ट इंडियन एम्प्यूटी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये एक जिसे हम अपाहिज कह सकते हैं वो है। हुआ क्या था, इनके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन में थी, कुछ लुटेरे आए और कुछ उन्होंने थोड़ा हाथापाई में इनको ट्रेन से धक्का मार दिया, तो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, पैर में फ्रैक्चर था, तो वो लाइक कह सकते हैं थोड़ा अपाहिज हो गए थे। ठीक है, तो उसके बावजूद भी जाकर इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, इसलिए ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन जो एकदम सही सलामत फर्स्ट इंडियन वुमेन थी वो है बचेंद्री पाल, जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया गया है। ठीक है, जीआई टैग के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है, सपोज दैट इस एरिया में चार अलग अलग लाइक एक कंट्री है, सपोज दैट चार अलग अलग स्टेट है इसके अंदर। ठीक है, अब ये ज्योग्राफिकल एरिया मान लो पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पर पूरा पानी पानी है, यहाँ पर प्लेन्स है, इस तरह से मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो स्पेशल चीज़ है जो बाकी चार जगह पे नहीं मिल रही, वो इस एरिया का, पहाड़ी एरिया का ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से दार्जिलिंग की जो टी है, दार्जिलिंग टी, उसको भी जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा भी कई सारी है, जैसे तमिलनाडु में साड़ी हो गई, आई गेस, हाँ साड़ी है, कर्नाटका से साड़ी है, कुछ कपड़े फैब्रिक वगैरह साउथ में काफ़ी सारे हैं, तो जीआई टैग दिया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलता है। ठीक है, तो उसको हम जीआई टैग कहते हैं। तो दार्जिलिंग की टी इंडियाज़ फर्स्ट जीआई टैग। अब ये यही पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट है, सबसे पहला जीआई टैग इंडिया में दार्जिलिंग टी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 32, मोरारजी देसाई। देखिए, मोरारजी देसाई पे क्या पॉइंट है, ये फर्स्ट इंडियन है जिनको शान पंजाब मिला था। देखिए, जैसे अपना भारत रत्न होता है, इनको भारत रत्न भी मिला है, जैसे अपना भारत रत्न है, तो ये एक ऐसा अवार्ड है जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड है। ठीक है, अगर आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सम्मानित और कोई अगर है, ठीक है, वो यही है। ठीक है, रत्न, ठीक है, ऑनर, तो भारत रत्न इंडिया का है। उसी तरह से पाकिस्तान का जो है उसे निशान है पाकिस्तान कहा जाता है। तो मोरारजी देसाई इकलौते ऐसे बंदे हैं जिनको, ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऐसे हैं जिनको शान पंजाब भी मिला गया है और भारत रत्न भी मिला गया। इकलौते कहने का मेरा पॉइंट शायद गलत होगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट फर्स्ट तो हैं, फर्स्ट है मोरारजी देसाई जिनको शान पंजाब मिला है और प्लस इनको भारत रत्न भी मिला है। ये इंडिया के चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर है। और एक और पॉइंट इनके बारे में मैं बता देता हूँ कि अभी तक पिछले जो तीन प्राइम मिनिस्टर थे, ये फोर्थ नंबर के हैं ना, तो पिछले जो तीन प्राइम मिनिस्टर के थे सारे आईएनसी से थे, मतलब कांग्रेस पार्टी से थे। लेकिन ये जो है ये नॉन कांग्रेस पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। एक एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बैटल ऑफ पानीपत। तो कौन सी बैटल कब और कहाँ पर किसके साथ हुई वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहली बैटल हुई थी 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी। देखिए दिल्ली सल्तनत अभी भी चल रही है। दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था, सबसे पहले स्लेव आए थे, फिर जो आए उनके बाद जो लास्ट थे, लास्ट में लोधी थे। ठीक है, इसमें 5 सल्तनत थी। ठीक है, सीरीज वाइज में नाम तो याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, लास्ट जो थे वो लोधी थे। तो जब लोधी लास्ट थे तो आया कौन बाहर से, बाहर से आया बाबर। ठीक है, तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोधी जो उस टाइम पे रूलर थे उनसे बैटल करी, दैट इज बैटल ऑफ पानीपत 1526, 1526, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी, उसके जस्ट 30 साल बाद, जो कि अकबर, जो कि बाबर के पोते हैं, ग्रैंडसन है। ठीक है, तो अकबर अकबर डायरेक्ट लड़ाई नहीं करे क्योंकि अकबर बहुत छोटा था उस टाइम पे, छोटे थे, 18-19 साल के में भी, है ना। उनकी बैटल हुई थी, उनके आर्मी जनरल उनके फेवर में लड़ रहे थे, और उनकी बैटल हुई थी हेमू के साथ। ठीक है, फिर तीसरी पानीपत की बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। अब यहाँ से पूरे 200 साल बाद ही जाकर अगली लड़ाई हुई, 205 साल बाद जाकर लड़ाई हुई, जो कि मराठास के बीच में हुई थी, प्लस अहमद शाह अब्दाली, ये एक अफ़गान था, अफ़गानी था। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली, अगर इससे रिलेटेड आपको मूवी देखनी है तो पानीपत एक मूवी है, उसको देखिए, पूरी बैटल ऑफ पानीपत समझ आ जाएगी आपको, तीसरी वाली। ठीक है, तो मराठास और अहमद शाह अब्दाली की बैटल हुई थी तीसरे नंबर पे। तो दोबारा से एक बारी हम देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर और इब्राहिम लोधी। लोधी दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे। ठीक है, लास्ट डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, जस्ट 30 साल बाद, अकबर वर्सेस हेमू। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 205 साल बाद, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो आज से ये कभी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये भी मैंने इसमें नहीं होगा, बट एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ कहाँ पर हुई थी, तो वो मैं डेफिनेटली आपको अगले पॉइंट में, अगले पीडीएफ में समझाऊंगा। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं आपने प्रीवियसली मॉक टेस्ट में या फिर क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था, इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ, तो ये था हमारा 1906 एंड नहीं 1905, हाँ 1905 में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। 1906 में क्या हुआ, 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर 1907 में, 1907 में, देख हर साल का यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, आईएनसी जिसे हम कहते थे उस टाइम पे, वो स्प्लिट हो गई। ठीक है, स्प्लिट हो गई, जिसे हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, इसको सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन के हो गए, बांग्लादेश के पार्टीशन हो गए, 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, जहाँ पर हमारे वाइस रॉय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। 1906 में मुस्लिम लीग का उद्घाटन हुआ, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ पर फिर अलग से मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड आनी स्टार्ट हो गई थी। और 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 हिस्से हो गए। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैं एक बात आपको बताना जा रहा था, जो है कि क्या किसी को, शायद बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि ये कौन सी डायनेस्टी थे, कौन सी डायनेस्टी से थे। तो चाहमाना करके एक डायनेस्टी थी। ठीक है, चाहमाना डायनेस्टी, उस डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था, बट ये एक लाइक रिलेटेड क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान के कई क्वेश्चन देखे गए हैं, तो उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है, पॉसिबल है, एक एडिशनल नॉलेज हमारे पास रहेगा। ठीक है, टैक्स की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सपोज दैट आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा एक, और वो पड़ा आपको 15,000 का। ठीक है, तो उसके नीचे आपको लिखा होता है प्लस जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी मतलब इनडायरेक्टली आपसे लिया जा रहा है, डायरेक्ट नहीं लिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स। अब आपकी सैलरी क्रेडिट हो गई, आपको साल के एंड में जाके कितनी सैलरी आई है उसके हिसाब से एक डायरेक्ट खुद जाके टैक्स देना पड़ेगा, है ना, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गई। इनकम टैक्स होती है डायरेक्ट टैक्स, और जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है,
इससे पहले जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स जो थे वो थे वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह, तो एसटीटी वगैरह काफ़ी अलग अलग टैक्स थे। तो उस सब को कन्वर्ट कर दिया गया है जीएसटी के अंदर, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो ये क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में, ठीक है। धौलागिरी जो माउंटेन है उसको वाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरा माउंटेन पे अलग टॉपिक बनेगा, पूरी रिवर सिस्टम पे एक अलग टॉपिक बनेगा। आर यू एक्साइटेड? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हमारे इंडिया में शेड्यूल लैंग्वेजेस कितनी हैं? 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। कौन कौन सी है, एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी एक बारी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इतने बढ़िया हमने क्वेश्चन आज डिस्कस किए, मुझे तो याद हो गए। क्या आपको याद हुए? प्लीज़ बताइएगा मुझे, ठीक है। एंड इस तरह से ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही ना, तो प्लीज़ एक लाइक करके जरूर जाना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, हेल्प होगी सबकी। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।